सोचा है कि जब किसी अनजान शहर की गलियों में होते हैं तो फोन का जीपीएस ठीक उस पतली सी गली में सटीक लोकेशन कैसे पकड़ लेता है। हाँ मतलब आसमान में कोई तार या रस्सी तो बंधी नहीं है जो रास्ता दिखा रही हो। एकदम सही कहा, कोई रस्सी नहीं है। ये पूरा खेल हमारी धरती के एक अदृश्य जाल का है। तो आज के इस गहराई से अध्ययन में हम इस अर्थ्स इनविजिबल ग्रिड को समझेंगे और इस पूरे नेटवर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने के लिए मेरे साथ है नरेश सर। स्वागत है नरेश सर। धन्यवाद ज्योति। देखो ज्योति, ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स ना, जैसे लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स या टाइम जोन्स। हाँ, वो किताबों में पढ़ने पर बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं ना। बिल्कुल। पर आज हम रट्टी रटाई बातें नहीं करेंगे। आज हम अपने दिमाग में अर्थ का एक 3D मॉडल बनाएंगे। वाओ, एक विजुअल जर्नी। एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं तो इस गहराई से अध्ययन के लिए बिल्कुल तैयार हूं नरेश सर। शुरू करें? बिल्कुल। चलो अब ज्योति पहली स्लाइड देखते हैं। अपने दिमाग में ना एक बड़ा सा 3D ग्लोइंग अर्थ इमेजिन करो ओके, कर लिया। और इस धरती के चारों तरफ आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल और खड़ी यानी वर्टिकल ग्लोइंग लाइंस का एक पूरा नेट बिछा हुआ है। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी ने धरती को एक ग्लोइंग पिंजरे में कैद कर दिया हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। अब विजुअल के हिसाब से देखो तो जीपीएस इसी वजह से काम करता है क्योंकि धरती पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं। लेती हुई लाइंस को अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। और खड़ी लाइंस को देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। पर नरेश सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। पूछो ज्योति। जब ये लाइंस सिर्फ काल्पनिक है, यानी असल में धरती पर ऐसी कोई लाइन खिंची हुई तो है नहीं, तो आसमान में घूमता हुआ सैटेलाइट इनको ट्रैक कैसे करता है? बहुत बढ़िया सवाल है ज्योति। देखो सैटेलाइट आसमान से किसी फिजिकल लाइन को थोड़ी ढूंढ रहा होता है। तो फिर क्या ढूंढता है? ये पूरा खेल मैथमेटिकल मैपिंग का है। हर इमेजिनरी लाइन को एक स्पेसिफिक डिग्री और नंबर दिया गया है। जब हम जीपीएस ऑन करते हैं अच्छा, तो सैटेलाइट इन्हीं काल्पनिक लाइंस के आधार पर मैथ लगाता है और कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है। इसी डेटा से सटीक लोकेशन मिलती है। समझ गई। नरेश सर, स्लाइड पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी हाईलाइट हो रहा है। इसमें लिखा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इस पूरे जाल को ग्रिड कहा जाता है। हाँ, इसे ध्यान में रखना जरूरी है ज्योति। एग्जाम में सीधा सवाल आता है। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं जहां इन लाइंस को थोड़ा और करीब से समझेंगे। जरूर नरेश सर। इस बार स्लाइड पर जो 3D विजुअल है उसमें एक ट्रांसपेरेंट अर्थ है जिसे ग्लोइंग हॉरिजॉन्टल रिंग से स्लाइस किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोल तरबूज को चाकू से गोलाई में काटा गया हो, है ना? सही पकड़ा ज्योति। ये लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश हैं। ये रेखाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है। ओके। जैसे जैसे हम पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये सर्कल छोटे होते जाते हैं और एंड में सिर्फ एक बिंदु बन जाते हैं। मतलब डॉट बन जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम पोल्स को बिंदु माने तो कुल 179 लैटिट्यूड्स होती हैं और अगर सर्कल माने तो 181 होती हैं। नरेश सर, एक बड़ा डाउट आ रहा है दिमाग में। स्लाइड में लिखा है कि दो अक्षांशों के बीच हमेशा 111 किलोमीटर की दूरी होती है, पर धरती तो गोल है ना। हाँ, गोल तो है। तो ये दूरी हर जगह एक बराबर कैसे हो सकती है? कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही तो ज्योमेट्री का कमाल है ज्योति। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं, जैसे ट्रेन की पटरियां। ओह अच्छा। भले ही पोल्स की तरफ आते आते उनका सर्कल छोटा हो रहा है, पर ऊपर से नीचे उन दो सर्कल्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा फिक्स रहता है, लगभग 111 किलोमीटर। ये फंडा एकदम क्लियर हो गया नरेश सर। और इसलिए यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की 111 किलोमीटर की दूरी या क्षेत्र को जोन कहते हैं। एकदम सही ज्योति। जोन शब्द को दिमाग में लॉक कर लेना। चलो अब ज्योति तीसरी स्लाइड देखते हैं जो इन जादुई रेखाओं के बारे में है। ओके, देखते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल देखो। एक डार्क अर्थ मॉडल है जिस पर 3 नियॉन रिंग्स हैं, एक ऑरेंज, एक व्हाइट और एक ब्लू। ये तो किसी साईफाई मूवी जैसा लग रहा है नरेश सर। है ना? देखो जो बीच की व्हाइट लाइन है वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री, जो धरती को आधा बांटती है। बिल्कुल। ऊपर जो ऑरेंज लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर है। और नीचे ब्लू लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, 23.5 डिग्रीज साउथ पर। और इनके ऊपर
66.5 डिग्रीज पर आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स हैं। पर नरेश सर, यहाँ मेरा लॉजिक वाला डाउट है। हाँ, पूछो। ये 23.5 और 66.5 के नंबर्स ही क्यों? किसी ने आसानी के लिए इन्हें सीधा 20 या 30 डिग्री क्यों नहीं रखा? अरे ज्योति, ये कोई रैंडम चुने गए नंबर्स नहीं हैं। ये सीधा हमारी धरती के अपने एक्सिस पर झुकाव से जुड़े हैं, यानी टिल्ट से। झुकाव मतलब धरती सीधी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारी धरती स्पेस में एग्जैक्टली 23.5 डिग्रीज पर झुकी हुई है। इसीलिए सूरज की रोशनी का पूरा सिस्टम इस झुकाव पर ही निर्भर करता है। क्या बात है, हर चीज के पीछे मैथ है। और इस स्लाइड के रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि इक्वेटर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और इसकी कुल लंबाई एग्जैक्टली 40,075.16 किलोमीटर है। हाँ, ध्यान रखना, इक्वेटर धरती की बेल्ट की तरह है। चलो अब ज्योति स्लाइड देखते हैं जो बताती है कि हम लोग इतनी गर्मी क्यों झेलते हैं। गर्मी का टॉपिक, ये जरूरी है। इस 3D अर्थ के विजुअल में देखो, ज्योति धरती के बीच वाले हिस्से पर एक ग्लोइंग येलो बैंड बना हुआ है जिस पर सूरज की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। हाँ, ये सेंटर का हिस्सा बाकी धरती से अलग ही गर्म लग रहा है। क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सूरज की सीधी किरणें सिर्फ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच पड़ती हैं। इसीलिए ये दुनिया का सबसे गर्म हिस्सा है। अच्छा। 21 जून को सूरज कैंसर के ठीक ऊपर होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन है, और 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो नरेश सर, क्या पोल्स वाली एरिया में सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती? वहाँ हमेशा स्लैंटेड यानी तिरछी लाइट ही जाती है। सही पकड़ा ज्योति, रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है वहाँ, इसीलिए वहाँ इतनी बर्फ रहती है और गर्मी नहीं होती। ये तो बहुत लॉजिकल है। और नरेश सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि 21 जून को कैंसर पर सूरज की सीधी किरणों के कारण ही इस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। हाँ ज्योति, 21 जून को सूरज की एनर्जी पीक पर होती है हमारी तरफ। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वर्ल्ड टूर करते हैं। चलिए चलते हैं। इस विजुअल में देखो, हवा में फ्लोटिंग 3D कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्हें एक ऑरेंज लेजर लाइन ठीक बीच से चीरते हुए जा रही है। हाँ, ये लेजर लाइन तो दुनिया के कई देशों को काट रही है। स्लाइड कहती है कि कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। बिल्कुल, 18 देश। इन्हें ग्रुप्स में बांटा गया है। अमेरिका ग्रुप में मैक्सिको और बहामास हैं। फिर अफ्रीका ग्रुप है। हाँ, उसमें 8 देश हैं जैसे इजिप्ट और लीबिया। फिर मिडिल ईस्ट आता है जैसे सऊदी अरब, और एंड में एशिया ग्रुप जिसमें इंडिया, चाइना, ताइवान आते हैं। नरेश सर, मुझे थोड़ा पैनिक हो रहा है। एग्जाम में ये 18 के 18 नाम याद रखने पड़ेंगे क्या? कोई शॉर्टकट नहीं है इसका? घबराओ मत ज्योति, इसको ग्रुप्स में याद करने की ही टेक्निक है। पहले अमेरिका के 2, फिर अफ्रीका के देश, फिर अरब और आखिर में एशिया। विजुअल मेमोरी बनाओ। ये बेहतर है। और नरेश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स तो यहाँ है ही। लिखा है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। ये फैक्ट हमेशा आता है ज्योति, इसलिए याद रखना। चलो अब ज्योति स्लाइड देखते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के बारे में। ओके। इस बार 3D कॉन्टिनेंट्स को एक ब्राइट व्हाइट लेजर लाइन ठीक सेंटर से कट कर रही है। ये लाइन टोटल 13 देशों से गुजर रही है नरेश सर। हाँ ज्योति, साउथ अमेरिका के लिए एक ट्रेड बताऊं, ECB याद रखो, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ECB, ओके। फिर अफ्रीका के 7 देश आते हैं, और एशिया या ओशियानिया में मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती। नरेश सर, मैंने एक बात नोटिस की। अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट लग रहा है जहां सबसे ज्यादा देश इस लाइन पर आते हैं। कर्क रेखा में भी 8 थे और यहाँ 7 हैं। ऐसा क्यों? बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है ज्योति। अफ्रीका का जो ज्योग्राफिकल शेप है ना, उसके वर्टिकल स्प्रेड का रीजन है ये। वो नॉर्थ से साउथ तक बहुत विशाल हिस्से में फैला हुआ है। अच्छा, इसीलिए लंबाई में होने के कारण लाइंस उसको ज्यादा काटती हैं। नरेश सर, मेरी नजर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर पड़ गई है। पढ़कर बताओ क्या लिखा है। लिखा है कि अफ्रीका की कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को अपने बहाव में 2 बार काटती है। हाँ ज्योति, ज्योग्राफी के पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। वार्न कर रहा हूँ, इसे भूलना मत। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं और चलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा पर, यानी कैप्रिकॉर्न पर। हाँ, अब एक ब्लू लेजर लाइन दुनिया के नीचे के 3D कॉन्टिनेंट्स को स्लाइस कर रही है। मकर रेखा 10 देशों से निकलती है और यहाँ याद रखने की बड़ी अजीब सी ट्रिक लिखी है, CAP, PNB,
SMA। ये जबरदस्त ट्रिक है ज्योति। CAP यानी साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। PNB मतलब अफ्रीका के प्रिटोरिया, नामीबिया, बोत्सवाना। और SMA यानी साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। पर नरेश सर, एक अजीब बात है। क्या हुआ? ये ब्राजील तो भूमध्य रेखा में भी आया था और यहाँ भी। क्या एक देश से दो मेन लाइंस गुजर सकती हैं सच में? हाँ ज्योति, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्राजील इतना बड़ा देश है ना कि भूमध्य रेखा उसके ऊपर से और मकल रेखा उसके नीचे से निकल जाती है। वाह! और यहाँ रेड बॉक्स स्पॉट कर लिया है मैंने। लिखा है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। इसको दिमाग में छाप लो ज्योति। चलो अब ज्योति 8वीं स्लाइड देखते हैं। अब तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ी, अब वर्टिकल यानी देशांतर की बारी है। ओके, वर्टिकल लाइंस। विजुअल समझो। एक 3D ग्लास का स्फीयर है जिसमें गोल्डन वर्टिकल वायर्स हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल पर आकर एक साथ जुड़ रही हैं, संतरे की फांक जैसा। हाँ, विजुअल वैसा ही है। और स्लाइड बताती है कि देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड्स कभी पैरेलल नहीं होती। इक्वेटर पर इनकी बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर्स। और पोल्स पर 0 हो जाती हैं। ऐसी टोटल 360 लाइंस होती हैं। नरेश सर, एक माइंड बेंडिंग डाउट है। अगर ये पोल्स पर मिल जाती हैं तो क्या वहां खड़े होकर हम 360 लॉन्गिट्यूड्स को एक साथ छू सकते हैं? हाँ हाँ कंसेप्चुअली सोचे तो बिल्कुल ज्योति। अगर तुम ठीक पोल पर खड़ी हो तो तुम्हारे कदमों के नीचे दुनिया की हर देशांतर रेखा मिल रही होगी। दिमाग घूम गया सुनकर। और सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। हाँ, कंफ्यूज मत होना, पहले जोन था अब गोर है। चलो अब ज्योति अभी नवी स्लाइड देखते हैं, ये समय का खेल समझाएगी। टाइम जोन का फंडा? इस स्लाइड में एक 3D गोल्डन क्लॉक है जो धरती के साथ गियर्स की तरह कनेक्ट होकर घूम रही है। यानी किसी देश का टाइम उसके लॉन्गिट्यूड से तय होता है। बिल्कुल। अर्थ 24 आवर्स में 360 डिग्रीज घूमती है, यानी 1 आवर में 15 डिग्रीज। इसलिए हर 15 डिग्री पर टाइम 1 घंटा बदल जाता है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ये मैथ्स तो समझ आ गया नरेश सर, पर शुरुआत कहाँ से होती है? यानी दुनिया का 0 बजे कहाँ होता है? अरे ज्योति, तुम्हारा रेड एग्जाम अलर्ट देखो, उसमें जवाब छुपा है। ओह हाँ, इसमें लिखा है कि 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के ग्रीनिच से गुजरती है उसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन या GMT कहते हैं। सही पढ़ा, वही दुनिया का 0 है। चलो अब ज्योति 10वीं स्लाइड देखते हैं और अपने देश के टाइम जोन की बात करते हैं। अपने इंडिया का टाइम? इस 3D मैप में देखो, लंदन से इंडिया तक एक ग्लोइंग गोल्डन आर्क बनी हुई है जिसके ऊपर +5.5 आवर्स लिखा है। ओके। अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इसलिए 0 डिग्री से ईस्ट जाने पर टाइम ऐड होता है और वेस्ट जाने पर माइनस। इंडिया की स्टैंडर्ड रेखा 82.5 डिग्रीज ईस्ट है। तो मैथ लगाएं तो 82.5 × 4 मिनट्स बराबर 3/5 मिनट्स, यानी ठीक 5 घंटे 30 मिनट। हम अंग्रेजों से 5.5 घंटे आगे हैं। पर नरेश सर, हमने 82.5 ही क्यों चुना? बताओ क्यों? इंडिया इतना बड़ा देश है, हमने 2 टाइम जोन्स क्यों नहीं रखे? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है ज्योति। एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल रखने के लिए एक टाइम जोन रखा गया। अगर 2 होते तो ट्रेन की टाइमिंग और ऑफिस आवर्स में बहुत कंफ्यूजन होता। ओह, एडमिन ईज के लिए, समझ गई। और नरेश सर, रेड बॉक्स में सीधा फैक्ट है कि भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछते हैं। चलो अब ज्योति 11वीं स्लाइड देखते हैं जहां रियल टाइम ट्रैवल होता है। टाइम ट्रैवल? सच में? हाँ, स्लाइड पर एक 3D समुंदर का ब्लॉक है जिसमें आइलैंड्स हैं और एक ग्लोइंग जिगजैग पिंक लाइन पानी के बीच से जा रही है। स्लाइड कहती है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो पैसिफिक ओशन से गुजरती है। और इसे क्रॉस करके वेस्ट से ईस्ट जाओ तो एक दिन पीछे यानी 1 डे लैग होता है, और ईस्ट से वेस्ट जाओ तो एक दिन आगे चले जाते हैं। पर नरेश सर, बाकी सब लाइन सीधी हैं, ये पिंक लाइन टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग क्यों है? अरे ज्योति सोचो, अगर लाइन सीधी होती तो क्या होता? एक ही देश के आइलैंड्स पर उस लाइन के इस पार संडे होता और उस पार मंडे। ओ बाप रे, एक ही देश में 2 अलग दिन एक ही वक्त पर, ये तो क्योस हो जाता। बिल्कुल, इसीलिए उसको ओशन से निकालने के लिए जिगजैग बनाया गया ताकि किसी देश को डिवाइड ना करे। कितना स्मार्ट है। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट कर लिया मैंने। लिखा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट के समानांतर स्थित है। सही पकड़ा ज्योति।
चलो अब ज्योति 12वीं स्लाइड देखते हैं, जहां नदियां इन लाइंस को चैलेंज करती हैं। नदियां लाइंस को चैलेंज करती हैं। इस विजुअल में देखो, 3D पानी की स्ट्रीम गोल्डन रिंग्स के बीच में से वेव की तरह 2 बार निकल रही है। पोपो रिवर अफ्रीका में मकर को। बिल्कुल सही। पर एक सेकंड नरेश सर, जब ये लाइंस काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो फिजिकल नदियां उन्हें काट कैसे सकती हैं? ये बस मैप पर ओवरलैप है ना? हाँ, बहुत लॉजिक लगाती हो तुम ज्योति। बिल्कुल, कार्टोग्राफी या मैप बनाते वक्त जब ओवरलैप होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि नदी उसको काट रही है। तो ये बस ओवरलैप है। और एग्जाम पॉइंट के लिए रेड बॉक्स में है कि माही नदी भारत के MP, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार काटती है। स्टेट एग्जाम्स में ये आना तय है ज्योति। चलो अब ज्योति 13 स्लाइड देखते हैं, जहां लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की आपस में बैटल है। बैटल यानी कंपैरिजन। हाँ, इस स्लाइड पर 2 3D पोडियम्स हैं। एक पर हॉरिजॉन्टल गोल्डन ग्लोब और दूसरे पर वर्टिकल ब्लू ग्लोब V साइन के साथ हैं। ये है समरी स्लाइड। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल, 181 वर्सेस 360 लाइंस, पैरेलल वर्सेस ध्रुवों पर मिलने वाली। पर नरेश सर, एक डीप डाउट है। पूछो। मैप पर अक्षांश से हमें टेम्परेचर या जलवायु पता चलता है और देशांतर से समय। तो किसी नई जगह का वेदर प्रेडिक्ट करने के लिए दोनों की जरूरत होती है क्या? अरे नहीं ज्योति, सिर्फ अक्षांश यानी लैटिट्यूड से वेदर पता चल जाता है, क्योंकि उससे मालूम होता है कि जगह इक्वेटर से कितनी दूर है। देशांतर बस टाइम बताता है। ओह, ओके, क्लियर हो गया। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में रिवीजन है। अक्षांश की दूरी को जोन और देशांतर की दूरी को गोरे कहा जाता है। वेरी गुड। चलो अब ज्योति आज के सेशन की आखिरी स्लाइड यानी 14 स्लाइड देखते हैं, जिसमें डायरेक्ट नंबर्स हैं। वाह, आखिरी स्लाइड। यहाँ एक 3D गोल्डन स्क्रोल खुला हुआ है, जिस पर एक बड़ा सा चेक मार्क और गोल्ड कॉइन्स चमक रहे हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नारिश सर। पहला, कायरो का टाइम अगर ग्रेनिट से 2 घंटे आगे है तो मतलब 30 डिग्री ईस्ट पे है, क्योंकि 15x2। दूसरा, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर 0 होती है। सही। तीसरा फैक्ट, 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट के बराबर है। और चौथा, 0 डिग्री देशांतर समय तय करती है और 180 डिग्री तिथि। नरेश सर, उस कायरो वाले एग्जाम्पल को देखकर लग रहा है कि एग्जाम में ऐसे मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ ज्योति, मैप वाले सेक्शन में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पढ़ लेती हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं, खासकर ये कोर डिफरेंस की, अक्षांश तापमान और देशांतर समय दर्शाता है। बिल्कुल, और यही इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। वाह, तो आज हमने समझा कि कैसे ये इनविजिबल ग्रिड सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ, GPS, टाइम ट्रैवल और ग्लोबल वेदर को शेप करता है। सही कहा ज्योति। पर आज इस गहराई से अध्ययन के खत्म होने से पहले मैं एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। ओहो, दिमाग का दही करने वाला सवाल, कहिए। आज धरती 23.5 डिग्री पर झुकी है, इसलिए कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच इतनी गर्मी है और मौसम बदलते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कॉस्मिक इवेंट की वजह से धरती का झुकाव एकदम सीधा हो जाए, यानी 0 टिल्ट हो जाए, तो क्या धरती पर कभी मौसम बदलेंगे? सोचना इस बारे में। बाप रे, 0 टिल्ट, ये तो पूरा गेम ही पलट देगा। मैं तो इस पर और गहराई से सोचने वाली हूँ और आशा है आप सब भी सोचेंगे। तो आज के गहराई से अध्ययन में बस इतना ही। इस सवाल